पार्टनर, उसके बाद सारे मेरे। वैसे ना मेरे को आपकी बात माननी नहीं थी, लेकिन लालच नाम की भी कोई चीज है। भाई काम करेगी, बताओ करना क्या है? हाँ, डॉक्टरी में सबसे जरूरी होता है मास्क, वहां से ले लो। अच्छा, ताकि इन्फेक्शन ना लगे। नहीं, ताकि अगर ऑपरेशन गलत हो जाए हमारी शक्ल सीसीटीवी में ना आए। मुझे औरत होने की सजा मिली, मैं यहाँ दफन हूँ, मुझे बाहर निकालिए। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज का केस शुरू करने से पहले मैं एक कहानी का जिक्र करना चाहूंगी। एक पासों का खेल जिसमें राज, पाठ, महल सब कुछ हार जाने के बाद एक औरत को दांव पे लगाया गया और उसका अंजाम था एक महायुद्ध। यूं तो हमारी संस्कृति औरतों के सम्मान की गाथाएं सुनाती है, पर वहीं औरत को नुमाइश और आदमी के हाथों का खिलौना भी समझा जाता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे कभी पूछा नहीं गया कि वो क्या चाहती है, पर उसकी हर मर्यादा का हनन किया गया और साथ में तबाह हुई एक मासूम की जिंदगी। मम्मा, मुझे ग्लास में नहीं बॉटल में दूध पीना है। गोलू, पूरे 10 साल के होने वाले हो, कब तक बॉटल से दूध पियोगे? और ऐसा रहा ना, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चलेगा तुम्हें? मुझे ग्लास में नहीं पिया जाता मम्मा। गोलू, अगर सुसु लगा था तो टीचर को बोल के वॉशरूम जाना था ना, फिर से पैंट गीली कर दी। मम्मी, वो फ्रेंड ने बोला था कि ना वॉशरूम में भूत है, इसलिए मैं नहीं गई। कोई भूत नहीं। क्या भाभी, भैया के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया अभी तक? हैं? हेलो, किशोरी नगर पुलिस स्टेशन। पुलिस अंकल, मैं गोलू, मुझे बड़े वाले पुलिस अंकल से बात करनी है। अब मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। जब बड़े वाले पुलिस अंकल आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा। अब मनोज, क्या हुआ? सर, किसी गोलू नाम के बच्चे का फोन है, बोल रहा है कि बड़े वाले पुलिस अंकल से बात करनी है। हेलो पुलिस अंकल, क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? कहाँ चली गई आपकी मम्मी? हाँ, अभी जो वीडियो मेल किया ना, उस औरत की लाश उसी जगह गड़ी हुई है और वो झंडा अब सबका ध्यान खींचेगा और उस औरत का मर्डर केस अब इन्वेस्टिगेट होगा। हाँ, चाय। मैं कॉल करता हूँ। क्या कर रहे थे? और मेरे आते ही ये लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं मामी, बस ऐसे ही ऑन था तो बंद कर दिया। कहीं ऐसा वैसा तो कुछ नहीं देख रहे थे? नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं था। डरो मत, वैसे भी चलता है इस उम्र में। और जो देख रहे थे उसमें देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप में देख रहे थे मेरे साथ हो जाए। क्या कर रही हो ये? तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम अपने मामा के जैसे ना मर दो। मम्मी यार, मम्मी दूर हटो यार, ये तो मामा को जाके सब कुछ बता दूंगा मैं। जब देखो तब इस घर में कुछ भी होते रहता है। क्या आपकी मम्मी अभी तक वापस नहीं आई? नहीं अंकल, मम्मी 3 महीने से वापस नहीं आई। 3 महीने से वापस नहीं आई? बेटा, आपके पापा और मम्मी का नाम क्या है? अनंत सिंह और वैशाली सिंह। बेटा, आप कहाँ के हो? मेरा मतलब है कि आपके घर का एड्रेस क्या है? एड्रेस C2 05 ST रोड, नेहरू नगर, मेरठ। अच्छा बेटा, एक बात और बताओ,
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मनोज, तुम इस एड्रेस पे जाओ और पता करो कि इस एड्रेस पे कोई गोलू नाम का बच्चा रहता है क्या। गोलू ने अपने पापा का नाम आनंद सिंह और माँ का नाम वैशाली सिंह बताया। ठीक है? ओके सर। हेलो, क्या? हटो सब लोग यहाँ से। सर इस तरफ हटो सब लोग, हटो हटो। सर ये देखिए, एक आदमी इधर से गुजर रहा था, उसे देखा और हमें इन्फॉर्म किया। ये गोलू नाम का बच्चा यही रहता है? गोलू? हाँ, उसके माता पिता का नाम अनंत और वैशाली सिंह है। हाँ सर, अनंत, उसकी बीवी और बच्चा यहीं रहते थे। रहते थे? अब कहाँ है ये फैमिली? 4-5 महीने से तो यहाँ ताला लगा हुआ है। सर आप लंच कर लीजिए, मैं बाद में आता हूँ। इट्स ओके, कम। सर गोलू के एक पड़ोसी के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें गोलू की एक फैमिली फोटो मिली है, ये देखिए सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। गोलू ने जब हमें एड्रेस दिया था तब उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो लोग वहां से 4-5 महीने पहले कहीं चले गए हैं। हो सकता है गोलू ने अपने पुराने घर का एड्रेस दिया हो या उसको याद ना हो। ये भी तो हो सकता है कि गोलू इस वक्त किसी मुसीबत में हो। हमारे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है कि गोलू और उसके माता पिता इस वक्त कहां पर हैं। पता करो गोलू ने जिस नंबर से फोन किया था वो कहां का है और किसका है। ओके सर। सर वो जो लाश मिली थी वो एक औरत नहीं बल्कि एक लड़का था। What? जी सर, और पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस लड़के की असली पहचान क्या है। लड़का भला लड़की के गेटअप में क्यों हो सकता है? सलोनी, ये भी तो हो सकता है कि ये लड़का कोई एक्टर हो और अपनी शूट के किसी कैरेक्टर के गेटअप में हो जब इसका मर्डर हुआ। एक काम करो, टीवी, थिएटर, स्ट्रगलिंग एक्टर, सबसे इस लड़के के बारे में पूछो, शायद इसकी पहचान पता चल जाए। जी सर। सुनिए, सर गोलू का घर। अनंत सिंह, हेलो गोलू बेटा। गोलू बेटा बैठो। मैं बड़े वाले पुलिस अंकल, पुलिस स्टेशन में जिनसे बात होती थी आपकी। हेलो अंकल। गोलू बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी आपकी मम्मी को। बेटा ये चोट कैसे लगी आपको? हाथ उठाता है बच्चे पे, मारता है उसको। है माँ कहाँ है उसकी? पिछले 3 महीने से उसकी माँ गायब है। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? क्यों क्यों उसके साथ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। सर मेरी बीवी वैशाली अपने लवर के साथ भाग गई है सर। कहाँ भाग गई है? किस लवर की बात कर रहा है तू? मैं नहीं जानता सर वो किसके साथ भागी है। सर जब तक काम चल रहा था सब ठीक था, काम ठप पड़ गया, मेरे ये हालात हो गए, वो भाग गई सर। गुरु बेटा हम बहुत जल्दी आपको आपकी मम्मी से मिलवाएंगे, लेकिन पहले आपको हमें ये बताना होगा कि आपने आखिरी बार अपनी मम्मी को कब देखा था? 3 महीने पहले, तब वो रो रही थी। फिर मैं अगले दिन जागा, तब मैंने देखा मम्मी घर पर ही नहीं थी। आपकी मम्मी और पापा के बीच कभी झगड़ा होता था? नहीं अंकल, जब भी मम्मी थी तभी पापा भी मुझे प्यार करते थे। अब मम्मी नहीं है तो पापा नशा करते हैं और मुझे मारते भी है। आज के बाद अगर बच्चे पे हाथ उठाए ना, दोनों हाथ तोड़ दूंगा। वैशाली का मोबाइल नंबर दे।
वैशाली के मैके में उसके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर मैंने कहा था उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। और सर उसकी फैमिली गाजियाबाद में रहती है, लेकिन पिछले 11 साल से हमारा उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। क्यों? सर वैशाली ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुझसे शादी की थी। अब देखिए सर, किसी दूसरे के लिए मुझे और अपने बच्चे गोलू को भी छोड़ गई वो। इस अनंत सिंह की बातों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अनंत सिंह की बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो, अब पता करो कि वैशाली इस वक्त कहाँ हो सकती है। जी सर। कितनी बार समझाया तनु, अपना कैलेंडर बदल, ओपन योर माइंड। 21वीं सदी में सोनी महिवाल वाली गल नहीं किया करते। और छड़िए सब, चल मैंने अपना काम करने दे, फोन रख। जी वाइफ थी मेरी, कभी कभी ना बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। हाँ बोलो। सर मैंने सब कुछ चेक कर लिया, ये देखिए पिछले 2 साल में पूरे 73 लाख का गबन हुआ है। 73 लाख का गबन? और ये सब जांगिद की ही हेरा फेरी है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो वफादार है मेरा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सर आप पहले खुद ये लेजर देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। कंपनी के पास फंड होगा तभी तो पेमेंट प्रोसीड करूंगा प्रकाश। कंपनी को 2 करोड़ का फंड चाहिए वेंडर्स पेमेंट के लिए। तो कमी नहीं, फंड तो जब मिलेंगे ना, जब तेरे घपले बंद होंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? लगता है इसी लड़की ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया ना सर? मैं तेनू पिंड से लेके आया, तेरी औकात बनाई, तो मेरी पीठ में छुरा घुप रहा है। प्रकाश अब पुलिस ने कॉल कर देती, अंदर नहीं किया तो मेरा नाम सुनील है। सर मेरठ और दिल्ली के थिएटर्स, टीवी प्रोडक्शन हाउसेस, नोएडा फिल्म सिटी, मैंने सब जगह चेक किया, लेकिन इस लड़के के बारे में कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है और ना ही इससे जुड़ी कोई मिसिंग कंप्लेंट मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की उम्र है 19 से 22 साल। इस एज ग्रुप के लड़के लड़कियां अक्सर कॉलेज में होते हैं। हो सकता है ये लड़का किसी दूसरे स्टेट का और यहाँ मेरठ पढ़ाई करने आया हो, और इसकी मिसिंग कंप्लेंट इसलिए फाइल नहीं हुई होगी क्योंकि हो सकता है यहाँ मेरठ में अकेला रहता हो। इसके घर वालों को इसके मिसिंग होने के बारे में पता ही नहीं चला हो। चलो नहीं, कॉलेजेस, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में इस लड़के के बारे में पता करो। जी सर। उस औरत के चक्कर में हो गए सुनील सर, तो ऐसा ना हो मुझको अंदर और आपको इस घर से बाहर निकाल दें। चुप कर तू, ज्यादा डरन की लोड़ नहीं। ते उस औरत तो मैं वेख लवांगी, लेकिन तेरे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि वो 73 लाख रुपए तूने गबन करके मुझे दिए, समझा? मैं सही कहा वैशाली, मैं कमीने तू ऐसा की गया, मैं तेरा छड्डा वाली छड्डा वाली मैं तू छड्डा और छाड़े नु, और तू मेनू कैलेंडर बदलने नु कहंदा है। तेरे कैलेंडर का क्या, जिसका हर दिन तू इस औरत के साथ बिताता है। पहले तूने मुझसे शादी करके मेरे बाप की सारी दौलत हड़प ली, और अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहता है। ये है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तूने जो हमें वैशाली का नंबर दिया था वो ये है, तो उसका पुराना नंबर है, 3 महीने से बंद है। और ये नंबर भी वैशाली के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसमें तेरी अभी भी बात होती है, तो अभी भी वैशाली का टच में है। सर जब किसी का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ जाता है तो वो सोचता है कि मैं लोन ले लूंगा और अपना बिजनेस वापस ट्रैक पर ले आऊंगा। और सर मैं लोन पे लोन लेता रहा, पर बिजनेस वापस ट्रैक पर नहीं आया। सर मुझे लोगों ने उधार देना बंद कर दिया था, मेरी किस्मत खराब थी सर। जब मैं अपने दोस्त के पास चला गया पैसा उधार मांगने के लिए। और जी कहावत पुरानी है लेकिन है सच्ची, बुरे वक्त पे दोस्ती दोस्त के काम आता है। सुनील मैं जानता था तू मुझे निराश नहीं करेगा, पर मैं वादा करता हूँ तुझसे, अगर तू मुझे 20 लाख रुपए देगा ना तो मैं सारे पैसे विद इंटरेस्ट तुझे वापस करूंगा। और इंटरेस्ट की टेंशन नहीं है मैनू, टेंशन है सिक्योरिटी दी। अब 20 लाख रुपए देने के लिए कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। यार मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ, मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है। एक काम कर, एनू गिरवी रख दे मेरे को। सुनील
जी मैंने तो एक ऑफर दिया, पसंद आए तो आके ले जाना 20 लाख रुपए। सर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मेरे लिए, हमारे बेटे गोलू के लिए उसने सेक्रीफाइस कर दिया सर मैंने सुनील के बाद वैशाली को गिरवी रख दिया। तू कह रहा है कि तूने अपनी पत्नी वैशाली को अपने दोस्त सुनील के पास गिरवी रख दिया और इस वक्त वैशाली सुनील के पास ही है? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। 10 दिन पहले ही मेरे पास वैशाली का फोन है सर। वैशाली बहुत डरी हुई थी सर। मुझे यहाँ से ले जाओ आनंद, ये आदमी बहुत कमीना है। प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। सर उसके अगले दिन से ही वैशाली का फोन बंद आ रहा है। मैं सुनील के पास गया भी, उससे पूछा भी, वो कह रहा है कि वैशाली अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? सर झूठ बोल रहा है वो कमीना, उसी ने मेरी वैशाली को गायब किया है। सर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ सर, मेरी बीवी वैशाली को ढूंढिए सर, प्लीज सर। बकवास कर रहा है जी अनंत। मैंने कभी नहीं कहा जी वो अपनी बीवी को मेरे पास गिरवी रखे, बल्कि उसने मेरे को कहा था कि उसकी बीवी को मैं अपने पास गिरवी रख लूं। हैं? पापी जी आपने कैसे सोच लिया? और चंद पैसों के लिए मैं आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाऊंगा? यार अब तो इतना ही महान बन रहा है तो ऐसे ही देते 20 लाख रुपए मुझे। सर जी मेरा तो मन किया था अनंत को धक्के देके बाहर निकालता, और वो जी भाभी जी की शक्ल देख के मैं टूट गया जी। टूट गया? एक औरत को गिरवे रख के तू सोच रहा है तूने महान काम किया है? मुझे किसने आपको कहा है कि वैशाली जी को मैंने गिरवी रखा? मुझे मैंने तो उनकी हेल्प की थी, वैशाली जी को जॉब दिया और उसके पति को 20 लाख रुपए उधारे दिए जी। मैं सच बोल रहा हूं। वैशाली के पति अनंत और सुनील का एक कारनामा सुनने में किसी घटिया नॉवेल के प्लॉट की तरह था, लेकिन ये हकीकत थी। एक औरत के सम्मान को गिरवी रख के उसे कुचल दिया गया था और अब वैशाली का गायब होना और भी कई सवाल पैदा कर रहा था। तो वैशाली किसी अपराध का शिकार हुई थी या वो असल में इन सब से तंग आकर कहीं चली गई थी? आ जाइए, चाय रेडी है और नाश्ता बस अभी। अच्छा पुष्पा, आज खाने में क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? लाओ। वैशाली का फोन 12 दिन पहले मोदी नगर में बंद हुआ था और अभी अभी मोदी नगर पुलिस ने हमें बताया कि उन्हें एक अज्ञात औरत की लाश मिली है। ये देखिए। पहचान पाना काफी मुश्किल है। अच्छा, बॉडी के पास कुछ ऐसा मिला क्या जिससे ये साबित हो सके कि लाश वैशाली की है? नहीं सर, लेकिन लाश की कदकाठी वैशाली की कदकाठी से मैच करती है। वैशाली के पति से शनाख्त करवा के देखो। गोलू बेटा, अपने पापा को बुलाओ। पापा तो कल रात से ही नहीं आया आंटी। ये अनंत ना पक्का गिरफ्तारी के डर से कहीं भाग गया है। उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। लेकिन सर, लाश की शिनाख्त गोलू से तो नहीं करवा सकते ना? अरे हाँ, वैशाली के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स में गाजियाबाद का एक नंबर मिला था जो सुषमा नाम की एक एज्ड लेडी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनंत ने बताया था कि वैशाली के मैके वाले गाजियाबाद के हैं। चेक करो सुषमा का वैशाली के साथ क्या कनेक्शन है। मैं वो नंबर सेंड करता हूँ। सर लड़की के भेष में हमें जो लड़के की लाश, उसका नाम नितेश है। अखबार में उसका फोटो देखकर उसके मामा ने हमें कांटेक्ट किया। नितेश इतने दिन से गायब था, इसकी आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की थी? सर वो कई दिन तक घर नहीं आता था। अब हमें क्या मालूम उसका मर्डर हो जाएगा सर। हमें जब नितेश की लाश मिली तो वो इस भेष में था। क्यों था इस भेष में? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आप हमें नितेश का नंबर दीजिए और बताइए कौन से कमरे में रहता था वो।
सर ये है नितेश का कमरा सर जो कुछ भी है उसका इस कबर्ड में होगा सर। सारा सामान यहीं रखा है। लैपटॉप किसमें? सर ये भी नितेश का ही है सर। सर लॉक्ड है। पासवर्ड क्या है इसका? सर हमें नहीं मालूम सर। नितेश के किरदार को हमें अच्छे से समझना होगा। नितेश से जुड़ी हर बात पता करो। और लैपटॉप का पासवर्ड भी क्रैक करवाओ। ओके सर। हाँ सलोनी। मैं गाजियाबाद में सुषमा से मिली। वो वैशाली की मदर है। मैंने उन्हें लाश की शिनाख्त के लिए बुला लिया है। नहीं मैडम, ये मेरी बच्ची नहीं है। देखिए, बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल है, लेकिन बॉडी के राइट लेग में हमें सर्जरी के मार्क्स मिले। क्या आपको याद है कि वैशाली की पहले कभी कोई सर्जरी हुई हो? सालों से मैं वैशाली से नहीं मिली, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सुषमा जी, माना आप अपनी बेटी वैशाली से कई सालों से नहीं मिली, और फोन पे तो आप दोनों की काफी बातें होती थी। तो वैशाली ने फोन पे अपनी किसी तकलीफ परेशानी की बात तो आपसे शेयर की होगी। उसने अपनी तकलीफों को कभी नहीं बताया मुझसे। हाँ, मेरी फिक्र किया करती थी हमेशा। अनंत से शादी करने के बाद बगावत कर लिया था उसने हम लोगों से, जिसकी वजह से उसके पापा गुजर गए। लेकिन अब उसे एहसास हो गया होगा कि अनंत से शादी करने का फैसला उसका गलत था। गोलू बेटा, आपकी मम्मी के पैर में यहाँ राइट लेग में पहले कभी कोई चोट लगी थी जिसके लिए उनका ऑपरेशन हुआ हो? कुछ याद है तुम्हें? अंकल अंकल, क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढ रहे हैं? कहाँ है मेरी मम्मी? गोलू बेटा, बेटा ये देखो कौन है आपसे मिलने। बेटा, मैं तेरी मम्मी की मम्मी हूँ, आजा मेरे पास। अंकल, मैंने आपसे कहा था मेरी मम्मी को ढूंढ लाओ, आप तो मेरी मम्मी की मम्मी को ढूंढ रहे हैं। अंकल, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मतलब चाहिए। अंकल ले आओ ना मेरी मम्मी को। अंकल सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश की एज ग्रुप वैशाली की एज ग्रुप से मैच करती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई लीड नहीं है जिससे कंफर्म हो कि ये लाश वैशाली की है। सर, हम गोलू का डीएनए लाश के डीएनए से मैच करके देखें तो? हमने सोचा था कि हम गोलू की मां वैशाली को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, लेकिन खैर, अनंत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अनंत की करंट लोकेशन के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन अनंत का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था जहां से पुलिस को ये लाश मिली थी। उस एरिया की पिछली 20 दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है वैशाली और अनंत कहीं कैप्चर हुए। सुनील के खिलाफ कुछ मिला? सर, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि वैशाली ने किसी जांगीर नाम के अकाउंटेंट का गपला पकड़ा था। उसके बाद सुनील ने उसे जॉब से निकाल दिया। ये जांगीर सुनील की बीवी कनिका का रिश्तेदार है। सर, सुनील का पूरा बिजनेस कनिका के फादर का था। उनकी मौत के बाद सुनील ने टेक ओवर कर लिया। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कनिका को ऐसा लगता था कि वैशाली और सुनील का अफेयर था, और इस बात को लेके वैशाली के साथ कनिका ने कई बार मारपीट भी की थी। पता करो कि जागीर कहाँ गया है और कनिका का इस मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। तेरा जान बनाने वाली तो चली गई, उसी के गम में पी रहा है ना? उसको तो जाना ही था, लेकिन तू किस खुशी में उछल रही है? सर, जिस एरिया में वैशाली की लाश मिली थी, वहां से 4 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी फुटेज में वैशाली कैप्चर हुई थी, और ये उसी दिन की फुटेज है जिस दिन वैशाली का दूसरा वाला नंबर बंद हुआ था। ये आदमी कौन है? सर, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक पता नहीं लग पाया है। बाइक का नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन कार का नंबर क्लियर है। सर, मैंने पता लगा लिया है। वैशाली के फोन से VMR कैब सर्विस से कैब बुक की गई थी। मैंने ड्राइवर उमेश को बुला लिया है। सर, वो दोनों किस बात पे झगड़ा कर रहे थे मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, तुमने इस लड़की को अपनी कैब से कहाँ छोड़ा? शायद जंगपुरा के पास। जंगपुरा में कहाँ? किसी घर के बाहर या कहीं और? सर, मैंने उन्हें VB रोड पे उतारा था। VB रोड पे कहाँ उतारा था, हमें बताना। जी सर। सर चलो। संदीप? कौन संदीप सुषमा जी? दरअसल हमने इसके साथ
अपनी वैशाली की शादी तय की थी 11 साल पहले। 11 साल के बाद भी संदीप वैशाली के टच में था? जिस दिन वैशाली अनंत के साथ घर से भागी थी उस दिन इसने बहुत तमाशा किया था। बहुत बड़ा सनकी इंसान है सर, कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा सुषमा जी, आप ये बताइए। हेलो सर, जिस एरिया में हमें वैशाली की लाश मिली थी वहां से 1 किलोमीटर दूर हमें वैशाली के पति अनंत की लाश मिली है। लेकिन उसकी हत्या ने इस कहानी को और उलझा के रख दिया। वैशाली की लाश मिलने के बाद सुनील, उसकी पत्नी कनिका, सीए जहांगीर और संदीप इस केस के प्राइम सस्पेक्ट्स थे। अच्छा मैंने तो क्यों लेके आए? की किता मैं बताते हैं सुनील जी, सब बताते हैं। पहले आप हमें ये बताइए कि आप अपने बिजनेस के सिलसिले में पूरे इंडिया में इधर उधर आते जाते रहते हो, राइट? हाँ सर जी, पर आप कहना क्या चाहते हो? ये है तेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। तूने हमेशा 2 टिकट बुक करवाए, एक खुद का एक वैशाली का, और होटल के एक ही रूम में रुकते थे तुम दोनों। वो सर जी सीधा और साफ बोल। सर जी, मैंने वैशाली के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। सुनील, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनंत शायद तुम्हें 20 लाख नहीं दे पाएगा और मैं गोलू के बना नहीं रह सकती। सर जी, मैं तो वैशाली को इंसानियत के नाते इन बंदिशों से आजाद करना चाहता था। और ऐसा आजाद किया कि सीधा ऊपर पहुंचा दिया उसको? नहीं सर जी, मुझे पहले तो लगा था कि वैशाली को अनंत ले गया होगा, पर जी अब मुझे लग रहा है कि ये जय का काम है। ये जय कौन है? जय जी क्लाइंट है मेरा, जंगपुरा में ऑफिस है जी उसका। वो वैशाली पे बहुत बुरी नजर रखता था जी, और आखिरी बार वैशाली उसी से पेमेंट लेने गई थी, उसके बाद गायब हो गई जी। कौशिक जी, ये लड़का नितेश, ये आपको अक्सर फोन करता था। मर्डर के पहले लास्ट कॉल भी इसने आपको ही किया था। मैम, ये नितेश हमारे न्यूज चैनल में काम करता था, इसलिए अक्सर बात होती रहती थी। क्या काम करता था वो यहाँ? मैम, वो फ्रीलांस अंडरकवर रिपोर्टर था, सीक्रेट मिशन पे काम करता था। वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना, स्टिंग ऑपरेशन करना, यही उसका काम था। और आपको मालूम है, ऐसे लोग अपने बारे में कुछ बताते तो है नहीं। कौशिक जी, ये क्लिप देख रहे हैं आप? यह मैं नितेश के लैपटॉप में से मिली थी और ये क्लिप आपके न्यूज में बहुत बार रिप्ले हुई थी। मैम, इस न्यूज के पीछे नीतीश का ही दिमाग था। उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रोस्टिट्यूट का कत्ल हुआ है और उसे मारकर वहीं गाड़ दिया गया है। लेकिन वहां पे तो कोई लाश नहीं मिली थी। एक फॉल्स इंफॉर्मेशन पे इतना मिर्च मसाला लगा के आप लोग। दरअसल वो उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। क्या इंक्वायरी कर रहा था? औरत के भेष में उसकी लाश मिली थी। मैम, वो औरत के भेष में रेड लाइट एरियाज में जाता था सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसके साथ साथ वो मैम प्रोस्टिट्यूट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। जय मल्होत्रा, कुछ बताया इसने वैशाली के बारे में? कहाँ है वैशाली? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा है, कहता मुझे कुछ पता ही नहीं है। सर, मैं मानता हूँ कि सुनील ने वैशाली को मेरे पास पेमेंट लेने के लिए भेजा था, लेकिन वैशाली मेरे पास पहुंची नहीं थी। उस कैब कंपनी से क्रॉस चेक किया था हमने, वो कैब बीबी रोड तक गई थी जहाँ पे ऑफिस है तेरा। अब ये बोल, क्या किया तूने वैशाली के साथ? सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वैशाली उस दिन आई नहीं थी। हो सकता है सुनील मुझे फंसा रहा हो। जब तक ये सच ना उगले ना, कुत्ता इसको। सर, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है। तो फिर वो लाश किस औरत की थी जो पुलिस को मिली थी, जिसकी डीएनए रिपोर्ट है? और वैशाली कहाँ गायब है? वैशाली के साथ साथ जहांगीर और संदीप भी गायब है। भले ही वो लाश वैशाली की नहीं थी, लेकिन वैशाली के साथ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से संदीप और जहांगीर भी गायब है। गोलू, कब तक तू अकेला यहाँ बैठा रहेगा? चल मेरे साथ घर चल। नहीं नानी, पुलिस अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मम्मी को पक्का ढूंढ लेंगे। सर, साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में खुशी नाम की लड़की का मिसिंग केस फाइल हुआ था। खुशी की कद काठी, एज ग्रुप, सब कुछ लाश के साथ मैच करता है और खुशी के राइट लेग पे सर्जरी के भी मार्क्स है। खुशी बोल के गई थी वो कंपनी के काम से चंडीगढ़ जा रही है। ये चंडीगढ़ में तुझे अचानक से क्या काम आ गया बेटा? माँ,
बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। चंडीगढ़ में हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया है ना, उस कंपनी के मर्चेंडाइजर को मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखानी है। उसके बाद से ही वो किस कंपनी में काम करती थी खुशी? डीपीजी हर्बल प्रोडक्ट में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी सर। किसी पर शक है आपको? नहीं सर, खुशी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। लेकिन मैंने यहाँ की पुलिस को बताया था कि मुझे खुशी के जाने के बाद मुझे अजीब सा कॉल आया था। हेलो खुशी, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कैसी मदद? तुम कौन बोल रहे हो? मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन तुम ये मत कहना कि तुम खुशी नहीं हो। मैं खुशी नहीं, उसकी माँ हूँ। मैं तो बेकार में तुम पे टाइम वेस्ट कर रहा था। मैंने खुशी को फोन किया था तो उसका फोन बंद था। फिर मैंने वो आदमी को फोन किया उसे पूछने के लिए कि खुशी कहाँ है, वो खुशी को कैसे जानता है। तो उसने फोन कट करके अपना फोन ही बंद कर दिया सर। ठीक है, आप हमें उस आदमी का नंबर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। ठीक है, मैं अभी वहाँ पे पहुँचती हूँ। सर, संदीप के एक दोस्त का पता चला है, शायद संदीप वहाँ पे छुपा हो सकता है। उठा लो उसको, मैं खुशी के बॉस से मिलता हूँ। यस सर। सर खुशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं थी, वो एक ट्रेडर थी। खुशी चंडीगढ़ जाने वाली थी जहाँ पर आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ सर, खुशी ने हमें बताया था कि एक कंपनी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए हमें बल्क ऑर्डर देने वाली थी और उसके पहले वो हमारा प्लांट विजिट करना चाहते थे। उसी कंपनी के एक आदमी के साथ खुशी चंडीगढ़ जाने वाली थी। आप हमें उस कंपनी का नाम, एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए। कंपनी की डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है सर। एक्चुअली वो जब तक उसकी डील कंप्लीट नहीं हो जाती थी, खुशी कभी भी अपने क्लाइंट के बारे में उनका डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। सर मत मारिए सर मत मारिए। अरे मैडम, मैंने वैशाली के साथ कुछ भी नहीं किया मैडम, मत मारिए। क्यों? मर्डर के पहले तो तू उसके साथ झगड़ा करते हुए दिखाई दिया था। झगड़ा? हाँ, सड़क किनारे झगड़ा कर रहा था ना वैशाली के साथ। पता क्या नफरत निकाली वैशाली से? नफरत? मैडम 11 साल पहले वो मुझे शादी के मंडप पे छोड़ के गई थी, उस अनंत के साथ भाग गई थी वो। तब मैं उसका पता नहीं लगा पाया था मैडम, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले मेरे दूर के रिश्तेदार गौरव ने उसे देखा। मैडम गौरव ने फोन करके मुझे बताया और मैं जब वैशाली से मिलने पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वो अपने बेटे और पति को छोड़ के भी चली गई है। मैडम मैं उसका पता नहीं लगा पाया, लेकिन इस बार मैंने उसका पता लगा और उस शाम को मुझे मोदी नगर में दिखी। जब मैं उससे बात कर रहा था तब उसकी कैब आ गई और कैब में बैठ के निकल गई। तू ही अपनी बाइक लेके उसके आपके पीछे गया था ना? हाँ, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। मैडम मैं मानता हूं मैं उसके पीछे गया था, पर मैं आगे से दूसरी तरफ मुड़ गया था मैडम, वो सीधे निकल गई थी। मैडम मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया वैशाली के साथ। मैडम सर, संदीप एक ही रट लगाए हुए कि वो वैशाली के पीछे नहीं गया था और जय भी ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उस शाम वैशाली उसके पास पहुंची थी। फुटेज में वैशाली संदीप के साथ झगड़ा कर रही थी, लेकिन संदीप के अकॉर्डिंग संदीप ने वैशाली का पीछा नहीं किया। वैशाली जय के ऑफिस जाने के लिए निकली थी, लेकिन जय के अकॉर्डिंग वैशाली जय के ऑफिस पहुंची नहीं। तो फिर वैशाली खुशी की मां को तुमने फोन किया था ना? हाँ सर, किया था सर। सर मुझे लगा कोई खुशी नाम की लड़की मुसीबत में होगी, इसलिए मैंने कॉल किया था सर। लेकिन सर सच कहता हूँ, मैं किसी खुशी नाम की लड़की को नहीं जानता। तू किसी खुशी नाम की लड़की को नहीं जानता, तो फिर तुझे ये पता कैसे चला कि खुशी मुसीबत में है? सर उस दिन सर मैं जब अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला ना सर, और जब अपने बाइक पे बैठने गया सर, तो सर किसी ने मुझे पीछे से पत्थर मारा था सर। उसमें एक चिट्ठी और उसमें एक नंबर लिखा था सर। फिर मैंने सोचा कि उस नंबर पे कॉल करके देखूं, तो सर जब मैंने कॉल किया सर, तो खुशी की माँ ने फोन उठाया। वो जगह कहाँ है जहाँ पर पत्थर आके लगा था तुम्हें चिट के साथ? सर मेरे फैक्ट्री के बाहर है सर। सर ये मेरी फैक्ट्री है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर। और उस दिन सर मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी थी सर, मैं ऐसे आया यहाँ पे बाइक पे बैठा मैं, और सर किसी ने मेरी पीठ पे पत्थर मारा। वो पत्थर आया किस तरफ से था? सर वो पत्थर इसी तरफ से आया था सर। वो घर हमेशा बंद रहता है, वहां कोई रहता नहीं है।
देखो चारों तरफ अच्छे से देखो। देव सर। सर ब्लडी लग रहा है। सर यहाँ से भी एक रस्सी मिली है। जहां पर हमें खुशी की लाश मिली थी वो जगह यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। और इस जगह को देख के लग तो रहा है जैसे यहाँ पे किसी को कैद करके रखा गया हो। शायद वो खुशी हो। चल बोल, क्यों मरा खुशी को? खुशी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमें उस जगह का पता चल गया जहां पे कैद करके रखा था तूने खुशी को। तेरे नाम पे ना हो जगह? बहुत घुमाया हमें। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कार से ना हमें ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैडम ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो अकेली लड़कियों को परेशान करते हैं। वैसे था कौन वो? तुम अपना काम करो ना, स्पीड बढ़ाओ, मुझे देर हो रही है। 40 किलोमीटर से तेज नहीं चल सकते, रूल है। अरे पूरी रोड खाली पड़ी है भाई, आप बातें कम बनाओ, स्पीड बढ़ाओ। बहुत अकड़ थी उसमें, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने चुपचाप अपने दोस्तों को मैसेज करा और उसका फ़ोन छीन लिया। उसके बाद मैं गाड़ी अपने दोस्तों के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। उसके बाद मैं अपनी टैक्सी लेकर बीबी रोड तक गया उसका रूट पूरा करने, और वहाँ से रात को वापस आकर खुशी मेरे मामा जी की कंपनी में अपने हर्बल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए आई थी। मैंने उसे वहाँ देखा और बस देखता ही रह गया। मैंने उसे बड़े ऑर्डर का लालच दिया और मैंने उसे कहा कि वो मुझे अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाए। उसे लगा कि मैं उसे चंडीगढ़ लेकर जाऊंगा, पर मैं उसे मोदी नगर ले गया। उसकी बॉडी को फेंक दिया। अनंत की लाश भी हमें उसी एरिया में मिली। अनंत को क्यों मारा? सर अनंत भी मेरे गले की हड्डी बन चुका था। वैशाली, ये वैशाली, वैशाली फोन छोड़। मुझे पता था वो लाश मेरी बीवी वैशाली की नहीं थी। वो रोज मेरे मामा के ऑफिस आता और उनसे झगड़ा करने लगता। और फिर उस दिन मैं डर गया था सर कि कहीं उसने मेरी पोल खोल दी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने खुशी को कैद करके रखा हुआ था। इसलिए मैंने उसे भी मार दिया सर। तुमने यहाँ कहाँ रखा मेरी बीवी को? अंकल मेरी मम्मी। सॉरी बेटा, हमें लगा था हम आपकी मम्मी को सही सलामत ढूंढ लेंगे, लेकिन बेटा हम सो सॉरी बेटा। गोलू बेटा घर चलते। इस केस को तो क्लोजर मिल गया है, लेकिन नितेश सर उस आदमी के बारे में भी पता नहीं लग पाया जिसे प्रोस्टिट्यूट ने नितेश का पीछा करते हुए देखा था। लेकिन वैशाली, उसकी भूल ये थी कि वो लगातार अपने पति अनंत और सुनील के शोषण का शिकार हो रही थी, जबकि उसे इस घिनौने खेल के लिए अपने पति को बहुत पहले ही लताड़ देना चाहिए था कि अगर ऐसे व्यवहार पे सख्ती ना दिखाई जाए तो एक ना एक दिन उसके बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि महज 10 साल की उम्र में एक छोटा सा बच्चा गोलू अनाथ हो गया था। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। नहीं सर, उन्हें कोई शक नहीं होगा। हम पूरी सावधानी बरत रहे। आई नो सर, हमें प्रूफ चाहिए। राइट सर। ओके सर। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, अपनी गलतियों से सबक लेता है, सीखता है और एक बेहतर इंसान बन जाता है।
एक गलती वो होती है जिसे हम मानते ही नहीं, बल्कि उसका दोषारोपण दूसरे पे कर देते हैं, और इसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको अपनी गलती के बारे में पता ही नहीं तो आप उसे दोहराते रहेंगे, और उसे बार बार करते हुए आप किस दिशा में निकल जाएंगे कोई नहीं कह सकता। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में लेकर आई हूँ एक और सच्ची और दिल दहलाने वाली कहानी। आज के क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अज्ञानतावश अपनी डर की वजह से एक इंसान गलत कदम उठा लेता है, अपने आसपास के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। ये अनोखी अविश्वसनीय कहानी 3 अध्याय में बटी हुई है। तीनों लड़कियों की कहानी। पहला अध्याय शुरू होता है अर्पिता से। शांत हो जाइए, आपके हाथ के लिए अच्छा नहीं। अरे मेरे हाथ के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बॉस से सिफारिश करके इतने अच्छे कॉलेज में इसकी एडमिशन करवाई, मैंने डोनेशन दे दिया। मैं क्या करूं सुशीला, मैं मना कर दूं? अब मुझसे नहीं होगा, प्लीज मामा बोलो ना। मामा मुझसे नहीं होगा, आप समझो प्लीज। मैं ये किस्सा ही खत्म करता हूं। मम्मा, पापा, आपको मैंने पहले ही बोला था कि मुझे इतनी दूर कॉलेज नहीं जाना है। पापा, वहाँ पहुंचने में 2 दिन लग जाता है। मम्मा, आप पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना इतनी दूर कॉलेज। मैं यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर लूंगी। मम्मा प्लीज आप बोलो ना पापा को। मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं चल हाँ बेटा, मुझे नहीं जाना तो चल। ये देखिए मैडम, ये देखिए इतना अच्छा मटेरियल है। कोई और साड़ी दिखाइए। और ये लेटेस्ट फैशन है। बेटा ये कैसे है? मैडम को दीजिए। वो ब्राउन वाले दिखाओ। ये देख, पसंद कर में से कोई लड़का ये शादी के वीडियो बनाता है और ये एक दुकान में सेल्समैन है। पसंद कर। पापा मुझे शादी नहीं करनी है। सारी बिरादरी हमारे पर उंगली उठाती है कि मैंने जवान लड़की को अपने घर में बिठा के रखा है, और कितनी बेइज्जती कराएगी तू मेरी। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात हो गई? मुझे इनमें से किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी है। अरे पुत्र, तुझे शादी क्यों नहीं करनी है? मुझे पैसे कमाने, आप दोनों का बस कर, हमें बख्श दे, हम अपना देख लेंगे। तू अपनी शादी करके अपना घर बसा, समझे? समझा इसको, वरना एक मिनट, पहले मुंह दिखाई दीजिए। क्या चाहिए आपको? देखिए जरा, आप क्या दे सकते हैं? ये लीजिए। थैंक यू। अब तो इजाजत है ना? तो राइस डाल दो। आप लोग कौन? हम लोग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? लेकिन क्यों? घूसखोरी के इल्जाम में। आज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसने आपने घपला किया, तो हमने इंक्वायरी बिठाई थी। आप बकवास कर रहे हो, ये मैंने कोई घपला नहीं किया। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस थाने में कहना। चलो हमारे साथ। चलो। मैंने कोई घपला नहीं किया साहब। सर मेरी बात मानिए सर। चला। सर मैंने कोई घपला नहीं किया सर। गाड़ी में बेटा। साहब मेरा विश्वास करिए साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। चलो। पापा 7 साल की सजा सुनाई गई है। सारी बिरादरी हंस रही है हमारे ऊपर। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करके इज्जत से गुजारी है, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। आप ही लोगों की इज्जत थी ना मैं शादी करूं? मैं तो काम करके आप लोगों का हाथ बटा। एक निवेदन है तुझसे, आइंदा से तू इस घर में नहीं आएगी।
मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो ससुराल ही तेरा घर है। उर्मी हताश थी। उसके सामने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसका जीवन किस दिशा में उसे लेके जा रहा था उसे खुद नहीं पता था। उर्मी की जिंदगी आगे कौन सी दिशा में जाती है ये जानने के लिए हमें सिद्धि के अध्याय की ओर बढ़ना होगा। मैम, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ? देखिए मैडम, जब तक आप हमें बताएंगी नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ मैम, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ है। और मेरे पति, मुझे लगता है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इन सब के पीछे उनका ही हाथ है। मैम, मेरी बेटी का फोन है, अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। मैं वापस आके आपको सब कुछ बताऊंगी मैम, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। अरे सुनिए, पूरा घर छान मारो। सर, ये तो वही औरत है जो 2 दिन पहले आई थी पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन कंप्लेन लिखाई बिना ही चली गई थी। सर, सर, यहाँ डेड बॉडी है। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और घर सील कर। यस सर। ये क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? अच्छा, ओहो, क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत रोने लगा है आजकल। ला दे, मैं चुप करा। आप रहने दीजिए। क्यों? जब बच्चा पालना नहीं आता है क्या? देख लिया आपके पालने का नतीजा। अपने बेटे को तो पाल पोस कर क्रिमिनल बना दिया, अब मेरे बच्चे को आपके हवाले करके उसको भी क्रिमिनल नहीं बनाना चाहूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सोच समझ के बात किया करो। मेरी ही गलती थी, मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में ले आई और अपने निकम्मे और क्रिमिनल बेटे से शादी करके मेरी भी कोई जिंदगी नहीं संवार दी आपने। लेकिन अपने बेटे की गलती थोड़ी ना दिखेगी, गलती तो सारी बहू की होती है। हाँ हाँ, सारी गलती तेरी ही है। ये तुम्हारे किराएदार कौन थे? ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और काम क्या करते थे? सर, यही कोई 8-10 महीने पहले आए थे किराए का मकान ढूंढते हुए। मेरा ये जो मकान है वो शहर से थोड़ा बाहर है, इसलिए बड़ी मुश्किल से किराएदार मिलते हैं। आइए, आपको घर जरूर पसंद आएगा, देखना फर्निश्ड भी है। आइए आइए, ये देखिए, ये हॉल है, ये बेडरूम है, ये देखिए। मम्मा, ये जगह अच्छी नहीं लग रही है। अपने पापा से बोलो ये बात। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी गलती मेरी है। अरे भाई साहब, मैं मानता हूँ ये जगह जो है शहर से थोड़ा दूर है,
चलिए मैं आपको रेंट में कंसेशन दे दूंगा बस। ठीक है। क्या ठीक है, मुझे बात करने दो। हाँ क्या बोल रहे थे आप, कितना कंसेशन दे रहे हैं आप? 500 रुपए कम कर दूंगा। एक काम कीजिए, आप ना 500 रुपए अपने पास रखिए, नहीं तो मैं आपको देती हूँ। चलो यहाँ से। बहन जी आप तो नाराज हो गए। चलिए 1000 रुपए, ठीक है? देखा, तुमसे तो कुछ नहीं होती। वैसे आप लोग नोएडा में नए दिख रहे हो, कहाँ से हो आप? अलीगढ़। गाजियाबाद या अलीगढ़? कुछ पता नहीं सर जी। दोनों काम करते थे या फिर आदमी काम करता था? पता नहीं सर। तुमने अपना घर किराए पर दिया और तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता? एक्चुअली सर जी मेरा ये जो मकान है वो बड़ी मुश्किल से उठता था, और जब उठ रहा था तो मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं। अगर ठीक से पूछताछ की होती ना तो आज हम यहाँ तुमसे पूछताछ नहीं कर रहे होते। जा सकते हो। वर्षा, उनकी पोस्टमार्टम को प्रायोरिटी पे करवाओ और दोनों फोन की CDR निकलवाओ। सर, सिद्धि, उसका पति सुमन और रति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई है। ये क्या? प्राइमा फेसी ऐसा लगा था कि तीनों की मौत चाकू के वार से हुई हो, लेकिन ये रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि सिद्धि की मौत जहर खाने से हुई है, चाकू के वार से नहीं, और उसके बाद उसको चाकू मारा गया। सर, सिद्धि की मौत के कुछ दिन पहले सिद्धि पुलिस स्टेशन आई थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धि हमें कुछ बताना चाहती हो अपने पति के बारे में, और शायद इसीलिए उसके पति ने सिद्धि को जहर देके मार दिया और फिर खुद को और अपनी बच्ची को मार दिया हो। नॉट पॉसिबल। रिपोर्ट में साफ लिखा है, फोर्स और डायरेक्शन के एनालिसिस से यह कहा जा सकता है कि सुमन और उसकी बेटी रति को फोर्सफुली चाकू से मारा गया, यानी कि मर्डर। सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स तो अब तक आए नहीं है, लेकिन फोन कॉन्टैक्ट्स में 2 नंबर मिले हैं उनकी फैमिलीज के, और सुमंत के मोबाइल में भाई नाम से, और मर्डर के कुछ ही दिन पहले सिद्धि की अपनी माँ से बात होती है। दोनों का एड्रेस निकलवाओ। लीजिए, दवाई ले लीजिए। अब तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है, क्या फायदा ये सब करके? दवाई लीजिए, ऊपर जाए आपके दुश्मन। कितना ख्याल रखती है तू बेटी, तू हमेशा खुश रहे, तुझे अच्छा पति मिले। सबकी किस्मत में अच्छा पति नहीं होता अंकल जी। कितने खुश नसीब होंगे तेरे घर वाले जो तुझ जैसी बेटी मिली। मेरे घर वाले ऐसा नहीं समझते, इसीलिए आज मैं अकेली हूँ। बेटी, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ काम करते हो। एनीवेज, आपके सोने का टाइम हो गया। जी, सिद्धि वर्मा आप ही की बेटी है? हाँ। आई एम सॉरी, आपके लिए एक बुरी खबर है। इंस्पेक्टर साहब, जो खबर आप मुझे आज दे रहे हो ना, उसे तो हमने 13 साल पहले ही स्वीकार किया था। वो एक ऐसे लड़के के साथ भाग गई थी जिसका हमारे साथ कोई मेल ही नहीं था। हमारे मालिक का बेटा सुमन, उसे समझाने की हमने बहुत कोशिश की। माँ, उसमें बुराई क्या है? देखो, मुझे उस लड़के के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप उसको ठीक से जानते नहीं हो, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। बेटा, ये असल जिंदगी है, कोई पर्दे पे चलने वाली फिल्म नहीं जो इस तरह के डायलॉग मार के तुम अपनी गृहस्थी चला लोगी। देख, समझने की कोशिश कर बेटा। वो इतनी जिद्दी थी कि हमने तो उससे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया। उसके बाद आपकी अपनी बेटी से कभी बात नहीं हुई? फोन किया था ना उसने हमें कुछ दिनों पहले। 13 साल। माँ, आपने सही कहा था, ये जिंदगी है, पर्दे पे चलने वाली कोई फिल्म नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं आ जाऊँ आपके पास रति को लेकर। आपकी नातिन है, वो बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। आप मिलना चाहोगे ना उससे? अपने पति के साथ ही रहती हो ना? कहाँ रहती हो? मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं मिलके आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं आ जाऊँ? बरसों का घाव है ये,
तुम्हें पता है ना उस वक्त हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी? मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं हेलो हेलो मैं सोच ही रही थी कि उसे आने दो, मगर मुझे पता है कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसका निकम्मा पति ही होगा। उसके पति की फैमिली कहाँ रहती है? तुम कैसे जानती हो राम जी भाई को? अरे बताया ना, वो जहाँ रहते वहाँ मैं ही उनकी देखभाल करती थी। मैं नहीं मानता। तो ठीक है, जाओ जगन व्यास समृद्धि विद्या आश्रम में और जाकर पूछ कर आओ। अब मुझे यहाँ का सारा हिसाब किताब देखना है। राम जी भाई बता रहे थे यहाँ नुकसान हो रहा है, इतने प्राइम लोकेशन पे दुकान होने के बावजूद नुकसान हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे यहाँ का हिसाब किताब देखना है और सारे डिशेस भी टेस्ट करने हैं। तुम ही सुमन के भाई हो? तो ए हीरो, जो बोल रहे उसका ठीक ठीक से जवाब दे। तू सुमन का भाई है? सिर्फ एक माँ के पेट से ही जने थे हम लोग, और इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बाप का कातिल है। क्या मतलब? क्योंकि पापा हमेशा उसी को चाहते थे, मुझसे कहीं ज्यादा वो उससे प्यार करते थे। हमेशा गर्व से कहते थे कि मेरा सुमंत होनहार है, देखना पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएगा। नाम डुबोकर लड़की के साथ भाग गया। पापा वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले गए। तुम्हारी अभी बात होती है ना उससे? फोन आता है उसका तुझे? कभी कभी आता है, लेकिन जले पर नमक छिड़कने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि उसकी अच्छी कमाई है, खूबसूरत बीवी है, एक प्यारी सी बेटी है। हमारी किस्मत फोड़ के खुद की किस्मत बनाने चला था वो। जी में तो आता है कि इसे मार ही डालूं। कहीं सच में तो तूने उसे जान से नहीं मार दिया? क्या बोल रहे हैं आप? यही कि सिर्फ सुमन नहीं, उसके पूरे परिवार का मर्डर हो चुका है। क्या करते क्या हो तुम? टैक्सी चलाता हूँ। गाजियाबाद नोएडा आना जाना था? टैक्सी चलाता हूँ तो आना जाना तो होगा ही। सर, सिद्धि की बॉडी में जो जहर मिला था उसकी रिपोर्ट आ गई है। घर में रखने वाला नॉर्मल पेस्टिसाइड था। वर्षा, अब सवाल ये उठता है कि ये खाया गया था या खिलाया गया? आपको क्या लगता है ये ऑनर किलिंग हो सकती है? मेरा मतलब है इतने सालों की नफरत और गुस्सा, और फिर बेटी ने माँ को कांटेक्ट भी किया था। लेकिन एक और बात, सिद्धि अपने पति के खिलाफ कुछ कहने के लिए थाने आई थी। वो क्या बात थी ये भी जानना जरूरी है। फिलहाल तुम सिद्धि की माँ और सुमन के भाई दोनों की पूरी तहकीकात करो। जाने दो मुझे, जाने दो। मैडम ये स्टाफ है आपसे मिलने। जी कहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से आया चेकिंग के लिए। देखिए सर, हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। लाइसेंस दिखाइए, ओनर कौन है यहाँ पर? कौन से लाइसेंसेस? हेल्थ लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग फूड लाइसेंस भी और फायर सेफ्टी भी। आपको पता भी मैडम कितने लाइसेंस लगते हैं यहाँ पर? 5 साल से ये जगह चला रही हूँ सर मैं। फूड केटरिंग और होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है मैंने। हाँ ठीक है, लाइसेंस की कॉपी दीजिए और ये सिंपल लीजिए आप। शाहनवाज, सर्टिफिकेट की कॉपी निकलवाओ, सर को दो। जी मैडम। सर ये लाइसेंस के पेपर देखने में ऑर्डर में लग रहे हैं सर, और कुछ ऐसा संदेहजनक नहीं दिख रहा सर। ठीक है तिवारी जी सर। अरे साड़ी को फोल्ड करके रख दे, देख कितनी है ये, और वहां पे बर्तन भी बिखरे पड़े। जल्दी कर। बताइए मैडम क्या चाहिए आपको? हमारे पास साड़ियां हैं, कपड़े हैं, बर्तन है, आपको क्या चाहिए बताइए। मैं वो नहीं। बताइए ना मैडम, नए डिजाइन के पर्दे आए हैं, सूटकेसेस भी आई हैं, घर का सारा सामान मिलता है यहाँ पे।
नहीं, कुछ नहीं। अरे अरे मैडम मैडम। सर, एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सिद्धि की माँ और सुमंत का भाई दोनों की जीपीएस लोकेशंस बता रही है कि दोनों एक ही दिन नोएडा में थे और उसी दिन सिद्धि और सुमंत भी नोएडा में थे। चारों नोएडा में? कब की बात है ये? मर्डर से 7 दिन पहले। इसका मतलब सिद्धि ने अपनी माँ को फोन किया, उससे पहले वो एक बार उससे मिल चुकी थी। कमाल है, उसकी माँ ने हमें ये बताया क्यों नहीं? बुलाओ उन्हें। यस सर। हाय डॉक्टर, एनी लक? जो सैंपल मैंने दिए थे आपको? सैंपल में ऐसी किसी भी चीज का कोई निशान नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। आपका मतलब है वो सारे क्लीन है? एब्सोल्युटली। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सांस लीजिए। पहले से तो आप काफी बेटर लग रहे हैं। सारा क्रेडिट इस लड़की को जाता है। केयर टेकर के रूप में भगवान बनकर आई है ये। गुड जॉब उर्मी। डॉक्टर साहब जी? वो कुछ पूछना था आपसे। बोलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अपने बेटे को वापस लेने आई हूँ। वो घर पर नहीं है। उसके लिए उसकी माँ मर चुकी है। इस बात से समझौता भी कर लिया है उसने। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी वापस मत आना। आपने मेरे बच्चे को। मुझे दोष मत दो। गुस्से में तुमसे जाने के लिए कहा तो तुम सच में उसे छोड़कर चली गई? उसे समझाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था ना मुझे। और आपने वही कहानी बनाई ना जो आप चाहती थी कि सच हो जाए, है ना? आखिर तुम चाहते क्या हो? छुटकारा चाहती हूँ मैं। अपने बेटे से कह देना कि डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दे। ये लीजिए, ये रहे पेपर्स। सर, ये क्या तरीका है इंस्पेक्टर साहब? एक क्रिमिनल की तरह आप मुझे यहाँ घसीट कर ले आए हैं। आप हमें बताइए कि ये क्या तरीका है? हम आपसे शराफत से सवाल करते हैं और आप जवाब में झूठ बोलती हैं। क्या झूठ कहा मैंने आपसे? आपने हमसे कहा कि आपकी बेटी के साथ फोन पे बात हुई थी, लेकिन आप उससे पहले नोएडा गई थी। क्यों? कमाल का इत्तेफाक है। आप नोएडा आई, उसके 13 सालों के बाद आपकी बेटी ने आपको फोन किया और उसके कुछ ही दिन बाद आपकी बेटी की और उसके परिवार की लाश मिलती है। मैं आई थी यहाँ पर ये बात मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सिद्धि के फोन करने से कुछ समय पहले मुझे सुमन ने फोन किया था। उस लड़के से तो मैं पहले से ही नफरत करती थी, पर उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ जरूरी बात मुझसे करना चाहता है, इसीलिए उसे मुझे मिलना है। ये कहाँ लेके आए? आओ बताता हूँ। लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ? मैंने कहा था ना, सरप्राइज है, अभी पता चल जाएगा। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। सिद्धि आओ तो सही, बताता हूँ। लेकिन बहुत सालों के बाद मैं अपनी बेटी को देख रही थी। मगर इतनी क्या जरूरी बात थी जिसका हवाला देकर सुमन ने आपको यहां बुलाया? आप जानते हैं इसे? हाँ जानता हूँ, मगर अब ये यहाँ काम नहीं करती। कब छोड़ी इसने नौकरी? करीब 2 साल पहले, जब रामजी भाई की मौत हुई। रामजी भाई कौन? उसके पति 40 साल बड़े थे उससे। जब उर्मी यहाँ ज्वाइन हुई थी तो रामजी भाई उसे बेटी बेटी कहते थे और बाद में, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। रामजी भाई जाते जाते उसके लिए वो ढाबा छोड़ गए। इतने प्राइम लोकेशन पे दुकान होने के बावजूद नुकसान हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे यहाँ का हिसाब किताब देखना है। वैसे भी उर्मी अभागी थी बेचारी। पहला पति जेल चला गया और दूसरा दुनिया से। सुना है आजकल वो वही ढाबा चला रही है। पहला पति जेल में? जी। बताइए मैडम, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए सुमत ने आपको यहाँ बुलाया था? मैं क्या कहूँ आपसे, सिवाय इसके कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी बेटी को
रोजमर्रा की जरूरत की कोई चीज भी नहीं दे पाया। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा काम सेटल ही नहीं हो पाया और ना ही कोई ढंग की नौकरी ढूंढ पाया मैं। इतने सालों में हमारी हालत बद से बदतर होती चली गई। लेकिन बस अब बहुत हुआ। सिद्धि ये जिंदगी डिजर्व नहीं करती। आप प्लीज सिद्धि को अपने साथ ले जाइए। मैं समझ सकता हूं तुम्हें सुनकर जितना बुरा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। लेकिन सिद्धि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो खुशी कभी नहीं दे सकता। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सिद्धि, सिद्धि मेरी बात तो सुनो। सिद्धि तो वहां से गुस्से में चली गई। उसके पीछे पीछे सुमन भी गया और कह के गया कि मैं अभी आता हूं। काफी देर हो गई, मैं उन दोनों का इंतजार करती रही और फिर वहां से निकल गई। और ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? आपको लगता होगा कि वो बहुत अच्छा पति था, मेरी बेटी का ख्याल रखता था, पर नहीं, ये सब कुछ ढोंग था। अरे उसने तो मेरी बेटी की जिंदगी नरक कर दी थी। खैर, मैं अब जा सकती हूँ। उम्मीद है कि इस बार आपने सब सच सच बताया होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की कातिल को मत छोड़ना। वर्षा, अगर हम शुरू से कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें सिद्धि, सुमंत और रति की लाश में पोस्टमार्टम के मुताबिक सबसे पहले तीनों में से सिद्धि की मौत हुई और वो भी जहर खाने की वजह से। दूसरी बात, मरने के 2 दिन पहले सिद्धि यहाँ पुलिस स्टेशन आती है और वो कुछ कहना चाहती है लेकिन बिना कुछ कहे चली जाती है। उसी दिन वो अपनी माँ को भी फोन करती है। माँ, आपने सही कहा था, ये जिंदगी है, पर्दे पे चलने वाली कोई फिल्म नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, इन दोनों बात में एक चीज कॉमन है कि वो अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहती थी। और मेरे पति, मुझे लगता है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इन सब के पीछे उनका ही हाथ है। और तीसरी बात, यहाँ आने या फिर अपनी माँ को फोन करने के 4 दिन पहले सुमन सिद्धि की माँ को यहाँ बुलाता है और उसे कहता है कि अपनी बेटी को लेकर जाओ। आप प्लीज सिद्धि को अपने साथ ले जाइए। इस पूरे मामले में कुछ तो मिसिंग है। आप लोग अंदर कैसे हैं? मानना पड़ेगा, काबिलियत तो बहुत है तुझ में। काश अपना दिमाग सही जगह पर इस्तेमाल किया होता, ना ही कि क्राइम में। अब ये लाइसेंसेस, पासपोर्ट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, इनके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तेरे फर्जी घूम रहे मार्केट में? बोल। ये तूने बनाया? हाँ सर। और क्या क्या बनाया इनके लिए? बोल बोल। कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। सर, हमने चेक किया, सुमन का भाई सुनील उस दिन नोएडा भाड़ा लेके आया था। उसकी दूसरी एक्टिविटीज पे कुछ शक करने जैसा नहीं लगा। और एक बात सर, हमारे खबरी के मुताबिक सेक्टर 78 की मार्केट में सिद्धि और सुमन दोनों को देखा गया था। और जिस आदमी ने उन्हें देखा था उसे ये बात इसलिए याद है क्योंकि सिद्धि और सुमन दोनों बहुत लड़ रहे थे, लेकिन किस बात पे लड़ रहे थे वो सुन नहीं पाया। सिद्धि रुको, छोड़ो मेरा हाथ। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब क्यों किया? और मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। सिद्धि, एक बात तो जाहिर है कि दोनों में बनती नहीं थी, लेकिन जैसे इस आदमी ने सुना है, शायद दूसरों ने भी सुना होगा। हमें इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से जिंदगियां ऐसे खत्म हो गई? इंटरेस्टिंग। सिद्धि और सुमन के घर के आसपास हत्या के दिन और कोई मोबाइल फोन एक्टिव नहीं था सिवाय उन दोनों के। इसका मतलब ये किसी प्रोफेशनल किलर का काम है, क्योंकि कोई पेशेवर ही इतनी सफाई से बिना कोई सबूत छोड़े इतना बड़ा कांड कर सकता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिव करो। जी सर। मर्डर वेपन और डिस्क्रिप्शन से पता करो कि कौन हो सकता है।
कभी कभी ज्यादा चालाकी भी खुद में एक क्लू बन जाती है। सर, चाय वालों को तो कुछ नहीं पता। चलो वहां जाके दीजिए। ये ले, ये सब घड़ी करके रख। ये वो बाजू पकड़। अरे सर आइए, क्या दिखाऊं आपको? आपने इनको देखा है? हाँ सर, ये 1 हफ्ते पहले मेरी दुकान पे आए थे। दोनों ने काफी सारा सामान लिया था। मैडम ने साड़ी भी ली थी, खुश लग रहे थे वो। आर यू श्योर वो दोनों खुश लग रहे थे? हाँ मैडम। मतलब खुश तो लग रहे थे, इतना नोटिस नहीं किया मैडम। क्योंकि जहां तक हमें मालूम है जिंदगी से तो काफी नाखुश थे दोनों। मैडम मैंने जो देखा वो आपको बता दिया, कुछ प्रॉब्लम तो दिखा नहीं मुझे। ये देख, ये नया माल आया है ना, इसको वहां पे उस कॉर्नर में रख। और ये धूल देख कितनी है। आइए ये मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको? जी मुझे वो सर, ये पूरी रिपोर्ट ढाबे की मालिक उर्मी ढोड़िया की है। सर, ये औरत हाईली एम्बिशियस और इंटेलिजेंट है। और सर, इसके पहले पति से ही मेरी बातचीत हुई है जेल में। साहब, मैंने रिश्वत उर्मी के कहने पे ली थी। मैं उसकी बातों में आ गया था। साहब, उर्मी को पैसों का लालच बहुत है साहब। गुड जॉब प्रदीप। अब तकरीबन सारे सबूत है हमारे पास। हम जितना समझ रहे थे उससे ये मामला काफी ज्यादा उलझा और संगीन है, लेकिन अब बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा। ये देखिए मैडम, एकदम मजबूत टिकाऊ बैग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। एक्चुअली मुझे कहा गया था, वो अर्जेंट है। अगर आज के आज ही हम लोग। मैं समझ गया मैडम, आप मेरे साथ आइए। हमारी सैलरी भी डबल कर दी है मैं, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर मेरे साथ रहोगे तो एक्स्ट्रा पैसे भी कमाओगे। इसलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जितना कहा जा रहा है वो करते रहो। थैंक यू सो मच सर, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं माँ को फोन करके बता देती हूँ। एक्चुअली वो खुद ही आने वाली थी, फिर मैंने ही मना कर दिया। उनसे कहिए कि आप बिल्कुल सेफ हैं। हेलो। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ सब कुछ एकदम सेफ है। बस आप एक काम करो, मेरे पिकअप के लिए गाड़ी भेज दो। वो जो दुकान है ना, बस उसके पीछे वाली ही गली में है। ठीक है माँ। वर्षा, गाड़ी निकालो। हाँ मदन बोलो, बनने वाली फैमिली की सुपारी किसने दी थी, कुछ पता चला? वेरी गुड। कहाँ मिलेगा ये आदमी?
सर, किलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। गुड, टीम तैयार करो, उठा लो उसे। राइट सर। उठ। अब मुंह खोलेगा कि प्यार भरी बातें और करूं तेरे साथ। किसने दी थी सुपारी? मैडम, ये सारा आइडिया उस गजेंद्र का था। हम दोनों की दुकानें आसपास थी तो वो कभी कभी खाना खाने आ जाता था। फिर एक बार बातों ही बातों में उसे पता चला कि मैंने डॉक्टर को असिस्ट किया, तो ये दुकान और ढाबा चला के हम अमीर नहीं बन सकते उर्मी जी। मेरी दुकान के पीछे जगह है और आपके पास हुनर। अगर आप रेडी है तो पैसों की बारिश हो सकती है। कैसे? हर प्रेग्नेंट औरत मां नहीं बनना चाहती। सही कह रहे हैं आप। जब मैं भी मां नहीं बनना चाहती थी तब मुझे भी कोई रास्ता नहीं मिला था। तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि हमारे समाज में ऐसी औरतें हैं जो ये कदम उठाना चाहती हैं लेकिन उठा नहीं सकती क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। सिद्धि का मर्डर क्यों करवाया? साबु सिद्धि हमें धमकी देके गई थी। सिद्धि रुको, छोड़ो मेरा हाथ। मेरी मर्जी के खिलाफ क्या ये? अभी हम दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं थे और लड़की के लिए तो कतई नहीं। कितनी घटिया सोची तुम्हारी। और मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, और न उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया है। सिद्धि, साहब मैं डर गया था, उर्मी के बहकावे में भी आ गया था। उसने मुझे कहा था कि सिद्धि का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर मैंने एक किलर को कांटेक्ट किया। सिद्धि और उसके परिवार के मर्डर के बारे में क्या कहा इसने? मर्डर? सर नहीं सर, मेरा किसी के मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारा पति जेल चला गया। कुछ दिनों के लिए एक डॉक्टर को असिस्ट क्या कर लिया? तुमने अपने आप को डॉक्टर घोषित कर लिया। नहीं सर, तुम्हारी सारी फेक डिग्रीज है हमारे पास, और डिग्री बनाने वाला भी। और डॉक्टर बनकर तुम औरत के अंग से जो अलग करती थी उसे अपने ढाबे के तंदूर में जला देती थी। नहीं सर, आप ये कैसे बातें? गजेंद्र ने सब कबूल कर लिया है। समाज सेवा नहीं, अपनी लालच की सेवा कर रही हो तुम। जो लड़की अपनी मर्जी से आए उसके साथ भी, जो ना माने उसके साथ भी गलत किया तुमने। मैडम को दीजिए वो ब्राउन वाले दिखाओ ना। ये देखिए। अरे अरे अरे, I'm sorry, लेकिन मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि प्रोसीजर काफी रिस्की है। और आपने भी नहीं बताया कि अर्पिता को पहले से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था। हमें खुद को ही नहीं पता था कि सब ब्लड प्रेशर है। देखिए अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और आपने रिटर्न कंसेंट पे साइन भी किया है जिसके क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि जान को खतरा हो सकता है। देखिए, ये मान लीजिए कि वो ऊपर वाला आपकी प्यारी बेटी को अपने पास रखना चाहता था। अर्पिता शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसके माँ बाप को एक बात समझनी चाहिए थी कि एक इलीगल अनजान जगह पे अपनी बेटी को ले जाके उसका अबॉर्शन करवाना वो उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। ऐसे में अपना रेपुटेशन बचाना, अपना नाम बचाना, शायद अपनी बेटी को बचाना ज्यादा जरूरी था। और हुआ क्या, उन्होंने अपनी बेटी को, अर्पिता को खो दिया। जब एक कुंवारी लड़की किसी भी वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है। उसके लिए सही और गलत के बीच में अवलोकन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के दोस्त बन के रहें, ताकि बच्चों को भी भरोसा हो अपने माँ बाप पे कि जब वो सच बताएं तो उन्हें बहुत ज्यादा डांटा नहीं जाएगा बल्कि सही रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि बच्चों का एक गलत निर्णय उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमारी आज की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स, एनजीओ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, कि अगर वो कभी भी इस तरह की परिस्थिति में फंसते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें आसानी से मदद मिल सकती है। आज से कई साल पहले अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं भी डर जाती, सहम जाती, शायद मुझे भी नहीं मालूम होता कि किस दिशा में जाऊं। लेकिन आज हमें मालूम है कि सारी सही इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस सही फैसला लेना जरूरी है।
पता है, आज भी न जाने कितने लोग हैं जो कि मेडिकल स्टोर में जाकर कॉन्डम मांगने से डरते हैं, शर्माते हैं, जैसे कि कुछ गलत काम कर रहे हो। पर इसमें कुछ गलत नहीं है, स्वाभाविक है ये। अब जब जागरूकता ही नहीं तो सही और गलत के बीच में आप आंकलन कैसे करेंगे? और कई बार उस गलती को सुधारते सुधारते इतना वक्त लग जाता है, इतनी देरी हो जाती है कि वो देरी महंगी पड़ जाती है। जबकि सबसे बड़ा सच ये है कि गलत ऐसी इलीगल जगह पे ले जाके अपनी बेटी, बहन या बीवी का अबॉर्शन करवाना है, उसकी जान खतरे में डालना गलत है। हमारे देश में धन, विद्या और शक्ति के लिए माता को पूजा जाता है, यहाँ तक कि भारत को भी माता बुलाया जाता है। लेकिन हमारे देश में एक माँ को मजबूर किया जाता है कि वो एक बेटी को, एक माता को जन्म न दे। अगर घर में एक बेटी पैदा हो जाती है तो मातम का माहौल बन जाता है। उसकी पैदाइश पे ही उसकी शादी और दहेज का डर छा जाता है। अपनी बेटी को सशक्त बनाओ, उसे अपने पैरों पे खड़ा करो। वो आपका सहारा नहीं चाहेगी, फिर वो आपका सहारा बनेगी। इस बात पे भरोसा करो। बस अभी बहुत हो गया। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि बेटे और बेटी में फर्क बंद कीजिए। अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे तो पूरा समाज उसकी इज्जत करेगा। और हाँ, ये किसी भी अनरिलायबल अबॉर्शन सेंटर पे अपनी बेटी को मत लेके जाइए। ये सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है, उसके लिए घातक, उसके लिए बहुत खतरनाक है। तो मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलने आऊंगी एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।